मेरी वीडियो ऑन नहीं थी क्या तब से? मुझे बता दिया करो इफ माई वीडियोज ऑफ। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इसका क्या गोल था वो समझते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को करने में इंसानों को 13 साल लग गए। ठीक है, तो इट इज़ नॉट लाइक योर क्लास का जो प्रोजेक्ट होता है जो तुम कॉपी करके दे देते हो कि दिस इज समथिंग न्यू, है ना। उसमें भी तुम्हें 1 साल लग जाता है वैसे, पर यहाँ पे जो 13 साल लगे हैं वो असली मेहनत के हैं। तो ये जो 13 साल का प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस में ही हुआ था। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। तो 13 साल लगे थे, 1990 में शुरू किया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मेन काम ये था कि हम अपने डीएनए के बारे में जानें। लेट अस टॉक अबाउट, इसका मतलब था इसको करने की ज़रूरी ये बात थी कि हमें देखना है कि अगर मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से कैसे अलग है, सबके डीएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ऐसी चेंजेस को यूज़ करें जिसकी वजह से आज हम जैसे कोविड की वैक्सीन बना पा रहे हैं, तो मे बी ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट ओनली, क्योंकि नाउ वी नो कि हमारे डीएनए पे चीज़ों का कैसे इफेक्ट होता है और डीएनए से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये डीएनए वेरिएशन से हमें नए तरीके ढूंढने थे डायग्नोस करने के, ट्रीट करने के, और सम डे प्रिवेंट मैनी मैनी डिसऑर्डर्स। तो हमें एक तो ये आना चाहिए किसी चीज़ को कैंसर, किसी इंसान को कैंसर क्यों हुआ, डायग्नोस करना। डायग्नोस मतलब चेक करना, टेस्ट करना। तो उसके डीएनए को देख कर वी कैन टेल कि इसको कैंसर क्यों हुआ। ठीक है, उसको ट्रीट करना, अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो उसको ठीक कर सके हम, और कभी आगे जाकर शायद एचआईवी को प्रिवेंट कर सके हम। वो सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने डीएनए को समझेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि वो आने वाला वायरस एचआईवी हमारे डीएनए को कैसे चेंज करता है। तो इट वॉज अ, हाँ बोलो। हाँ, कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो भी डीएनए में ही चेंज लाते हैं। तो मेन चेंज जो होता है डीएनए से पक्का होता है। कार्सिनोजेन जो होते हैं कैंसर कॉजिंग चीज़ें, वो हमारे डीएनए को खराब कर देते हैं। दैट इज वाई कैंसर अकर्स। ठीक है, तो बात यह है कि कैंसर जो होता है वो बिना केमिकल के भी हो सकता है, केमिकल के साथ भी हो सकता है किसी, पर उस दोनों केसेस में डीएनए में तो चेंज आएगा ही आएगा, ये कह रहा हूँ। हाँ दिशा। अच्छा अच्छा, देखो अब हट गया। ठीक है, अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि तो गोल्स क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है। पहली बात, 20 से 25 हज़ार जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। हमारे डीएनए में कितने जीन है? 20 से 25 हज़ार। उन सब जीन्स का पता लगाना, पहली चीज़ ये कि वो जीन क्या काम करते हैं, उनका रोल क्या है। क्या ये आंखों का जीन है, या मेरे नाक का जीन है, या मेरे चेहरे का जीन है, कहाँ किस चीज़ का जीन है, वो 20 से 25 हज़ार जीन्स क्या करते हैं, उसको पता लगा। दूसरी बात, 3 बिलियन सीक्वेंसेस हैं, जिस जो ह्यूमन डीएनए के अंदर जो 3 बिलियन सीक्वेंसेस हैं उनका पता लगाना है। एक काम करता हूँ, वेट, थोड़ा सा मैं इसको ना, और डार्क प्रिंट आता है, वेट, इसको थोड़ा लाइट करके। प्लीज रीड दीज, ये लिख लो एक बार, सारे गोल्स लिखो।
राइट इन योर नोटबुक, शॉर्ट में लिखो इन गोल्स को। यस, तो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। बेस पेयर्स क्या होते हैं? हाँ, जो ये AGCT है हमारे पास, ये इन AGCT का जो सीक्वेंसेस हैं, ऐसे 3 बिलियन सीक्वेंसेस हैं। तो उन सीक्वेंसेस को पता लगा। जीन्स है 20 से 25,000 जीन्स होते हैं जो इन सीक्वेंस को जोड़ के बनते हैं। ये हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। जीन होता है, जैसे सपोज आई कैन कॉल AGC अ जीन, ट्रिपलेट होता है, तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है, जीन्स हमारे पास है 20 से 25,000, पर जो बेस पेयर्स हैं वो 3 बिलियन है। मतलब सारे बेस पेयर जीन नहीं बनाते, कुछ बेस पेयर्स अनट्रांसलेटेड भी रहते हैं। ये तुम पढ़ोगे जब तुम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ोगे। इन सब, अच्छा ये जो काम इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर तो करो कंप्यूटर में डेटाबेस बना के। अच्छा, इसको यूज, इसके अंदर डेटा को एनालाइज करने के लिए जो टूल्स हैं वो थोड़े बेटर करो। मतलब तुमने प्रोजेक्ट कर लिया, तुमने डेटा को स्टोर कर लिया, डेटा को रीड करना भी आसान होना चाहिए। तो ऐसे टूल्स बनाओ जिससे डेटा को एनालाइज भी कर सके हम। हमने पता लगा लिया कितने जीन है, कौन सा जीन क्या करता है, कहाँ कर रहा है, सारा कंप्यूटर में डाल दिया, उसको निकालना भी आना चाहिए। इसको ट्रांसफर भी करो जहाँ पे ज़रूरत है। किसी इंडस्ट्री को वैक्सीन बनानी है, उसे ह्यूमन डीएनए का कुछ कोड चाहिए पता लगाना, तो उसको दो, उस इंडस्ट्री को ट्रांसफर करो वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एड्रेस करो। अगर कोई ग्रुप आ जाए लड़ने बैठ जाए कि भाई नहीं ये तो गलत कर रहे हो, तुम नेचर के साथ गलत कर रहे हो, कि तुम ह्यूमन के डीएनए को पढ़ रहे हो, वो तो नेचर ने बनाया ऐसा है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई एथिकल इशू आ जाए, कोई लीगल इशू आ जाए, कोई कंपनी बोले नहीं नहीं ये सरकार क्यों कर रही है, तो मैं कर रहा हूँ, मैंने काम करा है तो मैं ही करूँगा, मेरा इस पे राइट है, तो लीगल इशू आ जाए। कोई सोशल इशू आ जाए, कोई बोले कि नहीं यार ये तो सही नहीं है ये जो तुम कर रहे हो। तो ऐसे इश्यूज को भी, जो भी प्रोजेक्ट की वजह से कोई इशू अराइज हो, तो उसको एड्रेस करो, उसको समझाओ कि भाई ये ज़रूरी काम। तो ये कुछ गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ये 6 पॉइंट समझ आए? यस और नो? ठीक है, अब अगर हमने ये काम कर लिया जो कि वो 13 साल में किया उन्होंने, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसकी हेल्प से वी माइट बी एबल टू फाइंड मीनिंगफुल, इसकी वजह से वी माइट बी एबल टू फाइंड मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस। एंड इसकी वजह से हम आगे आने वाले सालों में रिसर्च कर पाएंगे, जो हम कर पा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डेटा यूज़ किया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें अब सिर्फ, जब हमें ह्यूमन का कर लिया, तो सिर्फ ह्यूमन का क्यों, हम आसपास के इंसेक्ट्स और एनिमल्स का भी डीएनए चेक करें। ठीक है, देखिए कि लिजर्ड अपने हाथ को रीजनरेट कैसे कर लेता है। जब लिजर्ड अपनी टेल को कट जाती है, लिजर्ड की टेल, तो उसकी टेल वापस कैसे आ जाती है? तो उसके जीन में होगा ना ऐसा कुछ, उसको पढ़ो, शायद उससे कोई बीमारी का हल मिल जाए, हमारी बीमारी का। ठीक है, तो सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी की बात ना करें, हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के भी पे भी अप्लाई करें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद और एनिमल्स पे ये अप्लाई किया गया ये। ठीक है,
इसका जो भी नाम है इस पे अप्लाई किया गया, ठीक है, याद कर लेना। अच्छा, ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स पे भी किया गया और उन सब का डीएनए भी सीक्वेंस किया गया, राइस का। ऐसे अब चलता रहता है, अब आसान हो गया है काम। पहले 13 साल लगे, पर वही जैसे जो पहला इंसान प्रोजेक्ट करता है स्कूल में उसको टाइम लगता है ना, जो मन से करता है। बाकी तुम्हें करने में कितना टाइम लगता है, जब डेट आती है तो तुम कॉपियाँ भर देते हो, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि हमें जब टेक्निक आ चुकी होती है तो उसमें टाइम नहीं लगता। तो पहली बार 13 साल लगे, उसके बाद जब इनका किया तो जल्दी हो गया। अभी भी लोग कर रहे हैं, जो रिसर्च लैब्स हैं, दे आर ट्राइंग टू सीक्वेंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं। कोई कोई नीमाटोड है, कोई वेल हो गया, कोई स्टारफिश हो गई, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगी, उसका जानना चाह रहे कि कोई चीज़ हम ह्यूमन में यूज़ कर सके, तो वो करेंगे। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की गोल्स हो गए और ये कुछ उसके बेनिफिट्स हो गए। अब बेनिफिट्स की हेल्प से हम हेल्थ केयर में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बीमारी को तो हटा ही सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे सीड्स बना सकते हैं। अगर मैंने एपोमिक्सिस के जीन को पता लगा लिया कि मौसमी या नींबू में एपोमिक्सिस कैसे हो रहा है, जीन से पता चलेगा ना, जब मैं उसके जीन्स को देखूंगा। और वो एपोमिक्सिस अगर मैंने सपोज लगा दिया इन इन वीट, ठीक है, तो वीट एपोमिक्सिस से आने लग गई अगर, तो मुझे फसल जो होगी वो मुझे पता है कि भाई हमेशा अच्छा ही सीड प्रोड्यूस होगा। तो मैंने सिट्रस से सीखा और उसको वीट पे अप्लाई किया। तो ये काम जो होता है ये बायोटेक्नोलॉजी का होता है। आगे आने वाले 2 चैप्टर टर्म 2 में हम यही पढ़ेंगे कि भाई कैसे कोई जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं अपने जीन से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था, चूहों को पे दवाइयाँ टेस्ट होती हैं, ये और नो, ठीक है। तो चूहों को अगर जैसे सपोज आर्थराइटिस है, जोड़ों की दर्द की दवाई बनानी है किसी कंपनी ने, तो उसको पहले चूहों पे टेस्ट करना पड़ेगा। अब चूहों को टेस्ट कैसे करें, चूहों को टेस्ट ऐसे करते हैं कि पहले चूहों को जोड़ों का दर्द देते हैं, तभी तो उसको ठीक करे, पता चलेगा कि उसकी जोड़ों के दर्द से दवाई ठीक बनी है या नहीं। तो ये सब काम कैसे होता है, जब हमें पता चलेगा कि वो जोड़ों का दर्द कौन से जीन से होता है, हम उस चूहे में वो जीन डाल देंगे। तो हम अपने लिए उस बेचारे चूहे को पहले जोड़ों का दर्द देंगे, फिर उसके अंदर उस दवाई का फंक्शन देखेंगे। यही चीज़ कैंसर के लिए भी होती है। पहले चूहे को ट्यूमर करते हैं, कैंसर करते हैं बेचारे चूहे को, और फिर उसके ऊपर दवाई टेस्ट करते हैं कि वो कैंसर से ठीक हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जो भी चीज़ करनी है वो चूहे, गिनी पिग, रैबिट्स पे होता है। और जब वो रैबिट्स वगैरह पे चल जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मा मैंने पढ़ रखा है, मास्टर्स कर रखा है, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पता है। तो पॉइंट इज़ दिस कि ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पा रही हैं व्हेन वी नो अबाउट द जीन्स, है ना, अब ऑफ ह्यूमंस। और ह्यूमन के जीन से फिर हम डिफरेंट एनिमल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलो। मतलब जो क्लोजेस्ट हमारे मैमल हैं वो है, तो वैसे मंकीज, तो मंकीज पे भी होता है ट्रायल। अभी वैक्सीन जो है, मंकी को पकड़ के उनके हाथ पैर बांध के उनको वैक्सीन लगाया जा रहा था सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। पर मंकी से ज़्यादा आसान होते हैं चूहे, क्योंकि चूहे क्या है, उनको लैब ही उनका होता है। एनिमल जैसे जो कॉलेजेस होते हैं अच्छे, तो वहाँ पे एक एनिमल क्या बोलते हैं उसे, एनिमल हाउस होता है। एनिमल हाउस में चूहे पैदा भी वहीं होते हैं, मरते भी वहीं हैं, उनका सारा ध्यान वहीं रखा जाता है। और वो एल्बिनो रैट्स लेते हैं, वाइट रैट्स जो होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं इन्फेक्शन नहीं कॉज करते, वो घर के चूहे नहीं पकड़ सकते ऑब्वियसली। तो रैट्स क्या है, उनका लाइफ साइकिल शॉर्टर है। तुमने जैसे देखा ना पी प्लांट पे क्यों हमने वो किया था मेंडल की चीज़ें, तो लाइफ साइकिल छोटा होना चाहिए। अब मंकीज को अगर तुम रखोगे तो एक एक 3 मंकी को एक कमरे में रखा जा सकता है, पर 100 चूहों को एक कमरे में रखा जा सकता है। तो तुम्हें जब भी कोई तुम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। सैंपल साइज माने कि एक एक चूहा ठीक हो गया, वो तुम्हारी दवाई चमत्कार नहीं है, वो तो एक चमत्कार भी हो सकता है। मतलब वो उसको टेस्ट करने के लिए यू नीड अ लार्जर सैंपल साइज। सैंपल साइज माने कि बहुत सारे चूहों पे अगर वो काम आई तभी बात बनेगी ना। एक तो हो सकता है वो खुद ही ठीक हो जाए, है ना। तो पॉइंट इज कि एक तो इट इज इजियर टू हैंडल रैट्स एज कंपेयर टू मंकीज, ठीक है। इट इज अ मैमल जस्ट लाइक अस, ठीक है। इट कैन इट कैन हैव डिजीजेस जस्ट लाइक अस,
उसके ऊपर हमने देखा उसके जीन से, हाँ उसके आर्थराइटिस भी करा सकते हैं, उसको कैंसर भी करा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम हमारे लिए यूज़फुल वो रहेगा जो आसानी से हैंडल कर सके, हाथ में आ सके, बहुत सारे हो सके, ठीक है, जिसकी लाइफ साइकिल छोटी हो। मंकीज तो बहुत साल जिएंगे, रैट्स तो कुछ ही साल जिएगा। तो और जिस पे रिजल्ट्स को टेस्ट करना भी आसान हो, तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए रैट्स आर दी बेस्ट, ठीक है। हाँ, कोविड की वैक्सीन मंकी पे भी ट्राई की, अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह से ट्राई कर रही थी। तो रैट्स पे, मंकीज पे, गिनी पिग्स पे, वो डिपेंड करता है कि कंपनी क्या अप्रोच करती है, किस तरीके से लेती है। हर एक कंपनी के ऊपर फ्रीडम होती है थोड़ी कि वो कौन सा एनिमल को यूज़ करे। बट यू कैन नॉट यूज़ एनिमल, क्योंकि वो एथिकल इश्यूज में आ जाता है कि एथिकल इशू की वो सही नहीं। तो हम इसीलिए पहले स्कूल में डाइसेक्शन होता था, अब स्कूल से डाइसेक्शन हट गया। मतलब हमारे से पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, तो उनको फ्रॉग का डाइसेक्शन होता था, रैट का होता था। पर अब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, नहीं तो 12th में डाइसेक्शन था। क्यों? क्योंकि वो एथिकली जो है, अब तुम्हारे पढ़ने के लिए इतने सारे फ्रॉग्स की कुर्बानी करें, और तुम तो वैसे ही नहीं पढ़ते हो, तो इतनी जानें वेस्ट क्यों करें, है ना। तो पॉइंट इज, अब दवाई बनानी है तो हम जान बचा रहे हैं तो कुछ जान ले सकते हैं किसी एनिमल की। पर तुम्हारे लिए हम फ्रॉग्स मारते रहें, रैट्स मारते रहें, तो सरकार को लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट एथिकल, तो चलो छोड़ो, 12th वाले वैसे ही नहीं पढ़ते, उनके लिए चूहे की वो क्यों करें, बलिदान क्यों दें। तो पॉइंट बीइंग दिस कि ये सब चीज़ें हम कैसे रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, यस और नो। मेथोडोलॉजी पे हम आएंगे आएंगे, ठीक है। राइट, रेजिडेंट चार्ट। तुम्हारा होमवर्क क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन याद करके समझ के आना है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं टेस्ट लूंगा, फिर मैं क्लास लूंगा, ठीक है। बाय क्लास।